प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार का कोई भी बजट आइसोलेटेड बजट नहीं होता है। सबको ध्यान में रख करके बजट ही बनाया गया है। ये जो सारे उपाय किए गए हैं, इससे निश्चित रूप से किसानों को बहुत फायदा होगा। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही उत्साह निर्माण करने वाला बजट ये है। अखिलेश जी थोड़ा सा ठीक से अध्ययन कर लेते तो उनके ध्यान में आ जाता। पूर्वाग्रह से मुक्त होकर के बजट को देखें, बजट को समझें। नमस्कार प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट आ चुका है। मेरे साथ हैं बजट पर बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ सांसद श्री राजेंद्र अग्रवाल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभात साक्षी पर। ये जो बजट है, इसको कुल मिलाकर आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा बजट है, सर्वसमावेशी बजट है। और देखिए, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार का कोई भी बजट आइसोलेटेड बजट नहीं होता है। जी एक दिशा 2014 में प्रधानमंत्री बनने के पश्चात उन्होंने जो दी कि ये सरकार गरीबों को समर्पित होगी, गांवों को समर्पित होगी, किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को समर्पित होगी, जी उसी दिशा के अनुरूप ही पहला बजट रहा। उसके अनुरूप ही अन्य सारे बजट रहे, चाहे वो सप्लीमेंट्री बजट हो, वो भी कोरोना के दबाव के अंदर भी बजट की वही दिशा रही। और उसी दिशा के अंदर सर्वसमावेशी बजट, संपूर्ण विकास का बजट, आत्मनिर्भर भारत बनाने का बजट और देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का बजट, ये जो है इस बजट की भी यही दिशा है। और आप देखेंगे कि सबको ध्यान में रख करके बजट ही बनाया गया है। जी। और आप मेरठ से आते हैं और खासतौर पे इस बजट में हम देख रहे हैं कि एमएसएमई की चिंता की गई है। जो कृषि क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप्स हैं, उनको बढ़ावा देने की बात की गई। इसको कैसे देखते हैं? और एक जिला एक उत्पाद को भी आगे बढ़ाएंगे? नहीं, देखिए, कृषि क्षेत्र आज भी सर्वाधिक रोजगार देता है। कृषि क्षेत्र की जो चिंता है माननीय प्रधानमंत्री जी की, हमारी सबकी देश की, वो ये कि जोत छोटी होती जा रही हैं, इसलिए उनके लिए कोई वैकल्पिक आय के साधन भी निर्मित हों, कृषि की भी आय बढ़े, कृषि में खर्चे कम हों, उनके मार्केट ठीक हो जाएं, ये प्रयास बराबर चले, जो सारे के सारे उपाय किए गए सरकार के द्वारा। और अभी भी उनके भंडारण की, कोऑपरेटिव के माध्यम से भंडारण करने की, ये जो सारे उपाय किए गए हैं, इससे निश्चित रूप से किसानों को बहुत फायदा होगा। और जो लक्ष्य है हमारा कि हम किसान को समृद्ध बनाएं, एक पर कैपिटा इनकम तो बड़ी है, पर किसान की उसमें कितनी हिस्सेदारी है अभी नहीं कह सकते। तो किसान की आय बढ़ी तो है, परंतु दुगनी हो और भी ज़्यादा हो, इसकी कोशिश में साफ दिखाई देती है। और दूसरा जो सबसे बड़ा सेक्टर जो रोजगार देता है, एमएसएमई देता है। और मेरठ तो खासतौर से एमएसएमई है, वहाँ पर कोई बड़ी इंडस्ट्री है नहीं, तो उनको जो राहतें दी हैं, भाई लिव सीमा भी बढ़ाई 3 करोड़ की, उनको जो है, जो खासतौर से जो उनकी कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा मैच्योर न होने की वजह से उनकी राशि जो जब्त कर ली गई थी, उसको उन्होंने कहा कि हम पूरी पूरी वापस करेंगे। बहुत बड़ी राहत है ये। और उसके अलावा भी जो इंसेंटिव्स दिए गए हैं, तो एमएसएमई का जो सेक्टर है, जो सबसे अधिक रोजगार देता है, उसको गति मिलेगी। और मैं समझता हूँ, जैसा मैंने कहा, फिर महिलाओं को लेकर के स्वयं सहायता समूह हैं, या जो है हमारे आदिवासियों को लेकर के, हमारे जो अन्य जो वर्ग हैं जिनकी आज तक उपेक्षा होती रही, विश्वकर्मा, जो छोटे छोटे हमारे श्रमिक हैं या जो शिल्पी हैं, उनको लेकर के इतनी योजनाएं इसमें चिंता की गई उन सब की। फिर ये भी एक जरा सा अपेक्षा लोगों की रहती थी कि भी कुछ आयकर के अंदर कुछ छूट मिले, तो वो भी इस बार की गई है। हालांकि आयकर सीधे न बढ़ा करके कुछ न कुछ राहत तो प्रत्येक वर्ष सरकार देती रही है, तो इस बार सीधे स्लैब भी बढ़ाया गया है, टैक्स की भी उसके अंदर राहत दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही उत्साह निर्माण करने वाला बजट ये है। इकोनॉमी को और एक बूस्ट मिलेगा। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का चमत्कारिक नेतृत्व है कि दुनिया जब डिस्ट्रेस में है, दुनिया जब दबाव में है, तो देश हमारा ब्राइटेस्ट स्पॉट अर्थव्यवस्था की दृष्टि से दुनिया का बना हुआ है। एक अच्छी लाइन आ रही थी कि दुनिया में मंदी और देश में मोदी। तो ये जो स्थिति है वास्तव में अद्भुत है। और हम एक बहुत तेजी के साथ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस देश को समृद्ध भारत बनाने की दिशा में, आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कल राष्ट्रपति जी ने भी अपने अभिभाषण में कहा कि जो अगले 25 वर्ष हैं, 47 तक हमको पूरी तरह से देश को आत्मनिर्भर बनाना है। आज का जो बजट है उसमें देसी पर ही जोर दिया गया है। तो आत्मनिर्भर भारत बने, इसके लिए मोदी सरकार और बीजेपी पूरी तरह जुटी हुई है। देखिए, जो देश आत्मनिर्भर नहीं है वो वास्तव में किसी भी प्रकार से ताकतवर नहीं हो सकता है। उधार के पैरों पर दौड़ नहीं लगा सकते आप। और खासतौर से कोरोना में तो ये बात बहुत ध्यान में आई। हम इतने बड़ा हमारा सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग का है, जैसे मेडिसिन ही हैं, हम दुनिया भर की फार्मेसी हैं, पर कच्चा माल हमको चीन से मंगाना पड़ता है। हमारी जो आईटी की जो इंडस्ट्री है सारी की सारी, वो इंपोर्ट्स के ऊपर निर्भर करती है। तो हमारा जो एडिबल ऑयल्स है वो उसको इंपोर्ट पर निर्भर करता है बहुत मात्रा में। तो हम क्रमशः आत्मनिर्भर बने, और प्रधानमंत्री ने लगातार उसकी कोशिश की है। रक्षा उपकरण है, उसके अंदर हमारी निर्भरता कम हुई है।
खिलौनों के अंदर 70% हमारा आयात कम हुआ है। तो कुल मिलाकर के आत्मनिर्भर भारत बने बगैर हम समृद्ध भारत की या $5 ट्रिलियन के भारत की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो उस दिशा में ये कदम है और मैं समझता हूँ कि फिर वही बात मैं दोहराऊंगा, ये कंटिन्यूटी है 2014 से लेकर के आज तक। और जो हमारा आज अमृतकाल जो प्रारंभ एक प्रकार से हुआ है 25 वर्ष के पश्चात, आप देखिए जहाँ अल्पकालिक उपाय भी हो रहे हैं वहाँ दीर्घकालिक दृष्टि भी है। 25 साल के बाद हम कहाँ होंगे, धीरे धीरे हम जो है 7% की 8% की ग्रोथ को स्वीकार करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। हम जो है 2070 तक जीरो एमिशन वाला देश बनने वाले हैं, लेकिन उसकी तैयारी हम आज से कर रहे हैं, हम कोई विषय टाल नहीं रहे। तो ये जो अमृतकाल है इसके अंदर निश्चित रूप से जब अमृतकाल पूर्ण होगा 2047 में, जैसा सम्माननीय राष्ट्रपति जी ने कहा, हम जो है दुनिया के सर्वाधिक समर्थ राष्ट्र के रूप में स्थापित हो चुके होंगे। और जैसा आपने कहा विकास दर की बात करी, आईएमएफ ने भी जो अपना एक अनुमान जताया है कि भारत दुनिया में सबसे तीव्र गति से आगे बढ़ने वाला देश होगा। लेकिन कांग्रेस का जो ट्वीट आया है उसने सवाल उठाए हैं आईएमएफ के अनुमान पर भी। आज वित्त मंत्री जी ने जो कहा कि 7% की हमारी ग्रोथ रेट रहेगी, उस अनुमान पर भी उन्होंने सवाल उठा दिए हैं। लेकिन तमाम जो वैश्विक चुनौतियाँ, आपको लगता है कि क्या भारत वाकई में ये ग्रोथ रेट हासिल कर लेगा? कांग्रेस की जो सारे अनुमान हैं वो केवल राहुल गांधी जी बता सकते हैं। IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, अन्य कोई विश्व स्तर की राष्ट्रीय स्तर की संस्था हो, सुप्रीम कोर्ट हो, CGO हो, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। जो राहुल जी कहते हैं वो परम सत्य है और इसी कारण से कांग्रेस अपनी भूमिका को ठीक से निभा नहीं पा रही है। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ। मैं आप आलोचना कीजिए पर समझ करके कीजिए। अब महंगाई की बात कर रहे हो, महंगाई है, हमने तो खुद कहा है कि हम महंगाई को और घटाना चाहते हैं, इन्फ्लेशन रेट हम घटाना चाहते हैं, परंतु या हम डेफिसिट घटाना चाहते हैं, हम अभी संतुष्ट नहीं है। लेकिन जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उसके अंदर हमारी परफॉर्मेंस, चाहे GDP की ग्रोथ की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, और चाहे वो अन्य कोई भी इंडिकेटर्स हों, चाहे वो डेफिसिट की बात हो, हम दुनिया के समृद्ध देशों के मुकाबले बहुत अच्छे हैं। आज महंगाई जो है हमारे 6% के आसपास है, बाकी जो 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। स्वयं श्रीमान राहुल जी का जो ननिहाल है वहाँ जो है 10% से ज़्यादा महंगाई है। तो जो एक जिम्मेदार दल को सारी चीज़ों को समझ करके टिप्पणी करनी चाहिए। वो विपक्षी दल है, उनका अधिकार भी है, उनका कर्तव्य भी है कि बात कहें, लेकिन बात ऐसी कहें जो जमती हो, जिससे सत्ताधारी दल को मार्गदर्शन मिले और विपक्ष की भी प्रतिष्ठा बढ़े। ऐसा कोई काम पिछले 8-9 साल में तो कांग्रेस के द्वारा नहीं हुआ है। और उत्तर प्रदेश में आपकी जो मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी, उसने एक लाइन में इस बजट को खारिज कर दिया। कहते हैं कि इसमें MSP की बात नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए कुछ नहीं है। कैसे देखते हैं इस आलोचना? थोड़ा ठीक से अध्ययन कर लेते अखिलेश जी थोड़ा सा ठीक से अध्ययन कर लेते तो उनके ध्यान में आ जाता। पूर्वाग्रह से मुक्त होकर के बजट को देखें, बजट को समझें, फिर अपनी प्रतिक्रिया दें। जी। और थोड़ा सा बजट से हटकर हम चलें तो आजकल रामचरितमानस को लेकर बड़े तरह के विवाद हो रहे हैं। एक उत्तर प्रदेश के कुछ नेताओं ने तो एक अभियान शुरू कर दिया है। ये जातिगत आधार पर बांटने का प्रयास है कि मैं शूद्र हूँ, ये एक अभियान शुरू कर दिया गया है। और ये जो पूरा विवाद है इसको कैसे देखते हैं आप? क्या मंडल कमंडल की राजनीति उत्तर प्रदेश में दोहराने का प्रयास हो रहा है? देखिए, वोट बैंक की राजनीति ये इनका सबका प्राण रहा है, इन दलों का। यानी कभी कोई समीकरण बनाते थे, इस जाति का उस जाति का 10% यहाँ से मिल गए, 5% यहाँ से मिल गए, हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन बन गया। प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास के माध्यम से, और ये केवल कहानी तो सबको दिखता है, बिना किसी भेदभाव के, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी वर्ग का हो, सबको, जो गरीब है उसको उसका लाभ मिला है। तो इस योजना के माध्यम से उन्होंने वोट बैंक की राजनीति को ध्वस्त कर दिया है। पर उनको इसके अलावा कुछ आता नहीं है विपक्षी दलों को। उनको यही लगता है कि इसी ढंग से सत्ता प्राप्त करनी चाहिए। तो उन्होंने रामचरितमानस उसका जो है एक आधार बन लिया, शिकार कर लिया उसका। लेकिन आप ये देखेंगे कि रामचरितमानस श्रद्धा का केंद्र है। एक चीज मान लो उसके अंदर आपको लगती है समय काल के अनुसार किसी समय कही गई होगी, आप उसकी आलोचना कर लो। लेकिन कुल मिलाकर के रामचरितमानस जिसने देश के सामान्य जन को जीने का रास्ता दिखाया है। रामचरितमानस का गुटका लेकर के लोग मॉरिशस गए, गयाना गए, फिजी गए, उन्होंने अपनी जिंदगी का आधार उसमें ढूंढा। इस प्रकार के रामचरितमानस की श्रद्धा का केंद्र है। उसको यह अपमान करेंगे तो जनता इनको पूरी तरीके से तिरस्कृत करेगी। पहले ही ये तिरस्कृत किए जा चुके हैं, इनको और भी मुझे लगता है इनके और भी राजनीतिक दृष्टि से बुरे दिन अभी आने शेष हैं। जी। और जब से अमित शाह जी ने ये घोषणा की है कि 1 जनवरी 2024 को आप मंदिर में दर्शन कर सकेंगे, तब से जरा राम जी पर हमले बढ़ गए हैं। नहीं करें, राम जी पर हमले करने से क्या होगा? रावण जैसा समर्थ व्यक्ति ने हमला किया, उसका भी अंत हुआ, क्योंकि राम जी अहंकार को पसंद नहीं करते। और देखिए,
अमित शाह साहब ने जो बात कही, जी। उन्होंने कहा कि तुम पूछते थे कि तारीख कब है भैया, जी। तुम पूछते थे हाँ जी मंदिर बनाएंगे, कब बनाओगे भैया, बता रहे हैं हम आपको, जी। 1 जनवरी को आइए आप दर्शन कीजिए। तो ये कोई राजनीतिक उनका वक्तव्य नहीं था, ये उनका एक प्रकार से जो दुनिया भर के सवाल राम मंदिर का जो विरोध करने वाले, आज भले ही वो राम के आगे माथा टिका रहे हों और आगे माथा टिकाने के लिए भविष्य तो और भी मजबूर होंगे, परंतु उन्होंने हमेशा राम का विरोध किया, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल हो। तो हमने कहा कि ठीक है आइए 1 जनवरी को भव्य राम मंदिर के दर्शन कीजिए। जी। और अंतिम प्रश्न आपसे, प्रधानमंत्री जी ने अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी कहा, मंत्रिमंडल की बैठक में भी कहा कि 400 दिन रह गए हैं, काम जो बचे हुए हैं जनता से वो अपने पूरे कीजिए। आपको क्या लगता है मेरठ के जनप्रतिनिधि होते के नाते आप अब तक क्या उपलब्धियां हासिल कर पाए, ऐसे कौन से काम बचे हैं जो आप अब बचा हुआ कार्यकाल उसमें जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं? देखिए विकास तो कभी न रुकने वाला काम है, हमेशा होता ही है। हालांकि यदि मैं मेरठ की स्पेसिफिकली बात करूं तो मेरठ के अंदर आप भी देखिएगा लगभग 1 लाख करोड़ के काम चल रहे हैं। मेरठ की कनेक्टिविटी आज मैं समझता हूँ इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट कनेक्टिविटी इन द नेशन, इन द कंट्री। ये स्थिति है, कोई भी रास्ता राष्ट्रीय राजमार्ग सब बन गए हैं। आप यहाँ से दिल्ली से मेरठ जाइए, आप 40 मिनट में 50 मिनट के अंदर पहुँच जाएंगे। रैपिड रेल 34,000-35,000 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है, अगले साल के शुरुआत में वो चालू हो जाएगा। इसके अलावा IT पार्क है, इसके अलावा कहीं आकाशवाणी है, कहीं रेलवे के और काम है, कहीं पर जो है हॉस्पिटल का काम है, यानी प्रत्येक क्षेत्र के अंदर ज़बरदस्त काम हुए हैं। सब हुए तभी हैं जब माननीय मोदी जी की सरकार बनी। तो हम तो चलिए स्थानीय प्रतिनिधि के नाते भाई विषय उठाते थे, हल्ला करते थे, ज़्यादा कहते रोते थे, लेकिन माँ तो तब आई जब नरेंद्र मोदी जी आए, जिन्होंने हमारे आंसू पहुँचे। और वास्तव में मेरठ का जो विकास हुआ है, आप देखिए कभी जाकर के भी देखिए, जनता से भी पूछिए तो आपको ध्यान में आएगा कि मेरठ के ऊपर बहुत आशीर्वाद है। और मुझे भी इस बात का संतोष है कि मैंने कम से कम सांसद के नाते अपनी जो भूमिका है उसको ठीक से निर्वाह किया, मुझे इस बात का जरूर संतोष है। बहुत धन्यवाद। तो ये थे श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, जिन्होंने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी और राजनीति जो उत्तर प्रदेश की है उससे जुड़े विविध विषयों पर भी अपनी राय रखी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।